Hello students and friends. Welcome to the video tutorial series. In this series, the subject is pharmacology and the exam number 8. So let's start with the first solution, in which the first question is the pharmacokinetic is. अब आप सबको पता होना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है एंड इट मींस दैट द बॉडी डज टू ड्रग, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक बोलें। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट द वन रिलेवेंट ऑप्शन इज अ स्टडी ऑफ ए ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी, दैट वन इज कॉल्ड एज ए फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक होगा तो उसमें कौन कौन सी चीज आएगी? ADMNE, absorption, distribution, metabolism and excretion. Usually absorption occurs by the mucosal layer of the various organs like stomach, intestine, the surface of mouth, the surface of rectum, surface of our skin, so that these all are called as the absorption. Then next one is a distribution. So distribution में क्या आएगा? The various the proteins like albumin, globulin. Albumin will bind with the acidic drug and the globulin will bind with the basic drug, or it is also called as a alpha 1 glycoprotein. And the next one is a metabolism. Metabolism usually occurs, mostly occurs in the liver, but some types of metabolisms are also occurs in the intestine and the lungs and various some other parts also, but it is very less. Then excretion. Usually excretion is occurs in mainly through the किडनी के थ्रू होगा, या तो फिर हमारे फिकस के अंदर होगा, या तो फिर लंग्स के थ्रू, या तो फिर स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है। The next question is a drug transport mechanism include. अभी ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्लूड में ये जो पांचों के पांचों ऑप्शन है: एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपोर्ट। तो इसमें आंसर आएगा पांचों के पांचों। दिस ऑल 5 आर ए राइट आंसर। ये पांचों के पांचों सही आंसर है। आपको ड्रग ट्रांसपोर्ट में मेनली एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए। अभी जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पैसिव डिफ्यूजन। जो पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन कैसे होगा? तो पैसिव डिफ्यूजन में यूजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उससे कम कॉन्सेंट्रेशन में वो ड्रग जाएगा, तो उसको हम यूजुअली पैसिव डिफ्यूजन बोलेंगे। और इट डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उसमें कोई भी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। देन कम्स टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह के हो सकता है। इन दैट द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज अ सेकेंडरी। प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होगा कि एटीपी की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली एटीपी विल बाइंड विद दैट द ट्रांसपोर्टर। अभी उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ ड्रग या जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, उसके साथ बाइंड हो जाएगी, और वो दूसरी ओर सेल मेम्ब्रेन की दूसरी ओर पे वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। देन द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हम देखें तो उसमें दो चीज आएगी, एक तो सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट भी आपको सिंपोर्ट जो है, सिंपोर्ट का मतलब क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स आर ड्रिवन इन सेम डायरेक्शन। अभी एक ही सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम सिंपोर्ट बोलेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज ए एंटीपोर्ट। एंड यूजुअली ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें डायरेक्टली एटीपी बाइंड नहीं होता है, बट थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्राइमरी है, प्राइमरी में यूजुअली आता है यूनिपोर्ट, मोस्ट प्रोबेबली है यूनिपोर्ट। द एग्जांपल ऑफ यूनिपोर्ट इज अ Ca+2 ATPase channel. So Ca+2 means calcium, or ATP, ATP or plus ASE means enzyme. So these transporters are a one type of a
enzyme. And the example of also it is contains the Na plus K plus ATPase. Na plus K plus ATPase है वो first primary active transporter का example है. Then comes to the secondary transport. Secondary transporter में हम देखें तो Na plus glucose transporter और it is a one type of symporter. वो कौन सा है symporter? Usually cell के ऊपर present रहता है और सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ सेल के अंदर भेजेगा. एंड देन द एग्जांपल ऑफ एंटीपोड, it is a Na plus Ca plus 2 ATPase. This is the example of an antipode. फैसिलिटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि एक कैरियर होगा, जो कैरियर जो है मोलेक्यूल को कैप्चर करेगा और सेल मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे वो क्या करेगा, छोड़ देगा. एंड द पैसिव डिफ्यूजन इज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ए एनर्जी. एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, फैसिलिटेट हो गया. देन comes there is also one example is a pinocytosis and phagocytosis. It is also one type of a transporters. Then the next question is which of the following statement is true regarding a drug transport mechanism? Facilitated diffusion require energy. Facilitated diffusion is carrier mediated. जो पहला ऑप्शन है it is wrong. The second option is facilitated diffusion is carrier mediated. हाँ वो हो सकता है. So this one is the right answer. Active transport is carrier mediated. वो भी carrier mediated है. So this is also a right answer. Passive diffusion same as a facilitated diffusion. ऐसा जरूरी नहीं है कि passive और facilitated दोनों same हो, क्योंकि passive में क्या होता है through the concentration gradient, बट उसमें जो है ट्रांसपोर्टर नहीं होता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी थ्रू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, बट इट नॉट कंटेन्स द एनी टाइप ऑफ ए ट्रांसपोर्टर्स. सो दिस वन इज रॉन्ग. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें अगेंस्ट में नहीं होता, उसकी जो भी डायरेक्शन है डायरेक्शन में ये होता है. सो देयर आर द टू आंसर, द सेकंड option and the third option is answer. Then comes to the fourth question. The fourth question is true about active transport of drug. अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर मीडिएटेड भी होता है, राइट. रिक्वायर्ड एटीपी, राइट. देन ट्रांसपोर्ट ड्रग्स against the concentration gradient, not against, it is along the concentration gradient. It is wrong. And the saturation occurs, saturation भी उसमें occur हो सकता है. So the answer is A, B and D. D is the answer. इसमें मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्टर आपको समझाया था. The next one is A, absorption of the drug is affected by the. इसमें आंसर आएगा ऑल. अभी जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन यूजुअली कहाँ होता है? यूजुअली हम ज्यादातर देखेंगे तो इट इज कम्स अंडर दी स्टमक, स्टमक के अंदर होता है. और एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए? द छोटे से छोटे पार्टिकल होने चाहिए. पार्टिकल साइज मस्ट बी ए रिड्यूस, पार्टिकल साइज रिड्यूस होनी चाहिए. सो दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर ए एब्जॉर्प्शन. जितनी स्मॉल साइज रहेगी उतना ज्यादा उसका क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है. द सेकंड थिंग is a water solubility और solubilization. अभी मान लो कि मैं कोई एक ड्रग ले रहा हूँ, ड्रग जो मैंने ली अगर वो स्टमक के अंदर जाके टूटती नहीं, अगर वो गोली ही स्टमक के अंदर जाके टूटेगी नहीं, तो हाउ कैन इट एब्जॉर्ब? तो ये एब्जॉर्ब कैसे हो सकती है? सो इसको सोल्यूबलाइज होना जरूरी है. अगर वो सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा है ड्रग, तो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब. सो दिस वन इज अ थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज अ सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. देन फोर्थ पॉइंट इज वास्कुलरिटी. वास्कुलरिटी मतलब वेजल्स. जितनी ज्यादा सरफेस एरिया के आजू बाजू में वेजल्स होगी, मीन्स उतना ज्यादा वहां पे ब्लड होगा, और जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है. क्योंकि ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव से ज्यादातर होता है, या तो फिर लिपिड सोल्युबिलिटी से भी ज्यादातर होता है. तो जितना ज्यादा ब्लड वहां से निकलेगा उतना
ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना उतना वो क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा। देन द फिफ्थ पॉइंट इज अ लाइपोफिलिसिटी। जितनी लाइपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जितना लिपिड सोल्यूबल ड्रग ज्यादा होगा, उतनी उसकी एब्जॉर्ब होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो वन पॉइंट इज अ नॉन आयोनाइजेशन। if any chemical or the substances in a non ionic, अगर वो नॉन आयोनिक होता है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो आयोनिक है तो वो जल्दी से क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ए मीडियम, मीन्स जो भी पार्टिकल है वो कौन से मीडियम में है वो भी इट डिपेंड्स करता है इसके ऊपर। तो मान लो कि मैं कोई एसिडिक ड्रग्स ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल इज सेलिसैलेट्स में ले रहा हूँ और वो स्टमक में जाएगा। अगर वो स्टमक में जाएगा तो उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, और जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा उतना वो अनआयोनाइज होगा, जितना अनआयोनाइज होगा उतना वो ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और अगर एग्जांपल ले तो क्विनाइन जो है बेसिक ड्रग है, अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो उसका आयोनाइजेशन क्या होगा, कम होगा। उसका आयोनाइजेशन कम होगा, नॉन आयोनिक फॉर्म होगा, तो वो इंटेस्टाइन से क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। सो स्टमक में से एसिडिक ड्रग ज्यादातर एब्जॉर्ब होता है, और इंटेस्टाइन में से ज्यादातर बेसिक ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग गट इज डिक्रीज्ड बाय, तो इसमें फूड, जितना ज्यादा फूड होगा तो फूड के पार्टिकल्स भी उसके साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, उसकी वजह से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज अ नॉन आयोनिक स्टेट, अगर वो नॉन आयोनिक स्टेट में रहेगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। देन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अभी मैंने आपको बोला था कि लीवर, सिर्फ लीवर में ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इंटेस्टाइन में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो अगर इंटेस्टाइन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसकी वजह से ड्रग क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। ड्रग इनएक्टिव हो रहा है तो उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। स्मॉल साइज पार्टिकल, जितनी पार्टिकल की साइज जितनी ज्यादा स्मॉल रहेगी उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। और आपको याद रहना चाहिए कि कौन से टाइप के एसिडिक ड्रग है और कौन से टाइप के बेसिक ड्रग्स है। और बहुत सारे ड्रग्स ऐसे भी है जो हमें फूड के साथ लेना चाहिए, बहुत सारे ड्रग ऐसे भी है जो फूड के बिना, या तो हमें उसको प्री प्रांडियल या तो फिर पोस्ट प्रांडियल लेना चाहिए। द मीनिंग ऑफ प्रांडियल इज खाने, जो खाना खाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, यूजुअली प्रांडियल बोलते हैं। प्री मीन्स खाने से पहले और पोस्ट मीन्स खाने के बाद। सो जैसे कि प्री प्रांडियल में अगर एग्जांपल दूं तो प्री प्रांडियल में एग्जांपल आएगा एंटी डायबिटिक ड्रग। ये जो टोलब्यूटामाइड और वो सब जितनी भी ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसको हमें क्या लेना रहता है, प्री प्रांडियल लेना रहता है। और फूड के साथ जो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो हमारी स्टमक को क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। अगर हमने बिना पेट प्री प्रांडियल या तो फिर पोस्ट प्रांडियल हमने वो ड्रग ले लिया तो उसके कारण क्या होगा, हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी। अगर वो इरिटेट हो जाएगी तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, उल्टी या तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट विद द फूड। So the next question is, drug absorbed by the slowing gastric emptying or by altered degree of ionization of drug in the stomach. Which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट नहीं? Absorption of digoxin is delayed by the presence of food. Concurrent food intake may severely reduce the rate of absorption of the phenytoin. The presence of food enhance the absorption of a hydrochlorothiazide antimalarial drug. Haloperidol is more extensively absorbed if taken with the food. अभी देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के जो ड्रग्स है वो हमें फूड के साथ लेना चाहिए और कौन से टाइप के ड्रग्स जो है हमें फूड से पहले लेना चाहिए। या तो फिर ऐसे भी बहुत सारे ड्रग्स है जो हमें
फूड के साथ नहीं भी लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है डिगोक्सिन फूड की वजह से वो डिले हो जाएगा, ठीक है। देन कोकोनेट फूड इंटेक में भी सर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका हाँ कि फूड का जो है फेनिटोन की वजह से उसका भी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ फूड एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है वो भी फूड के साथ कम्पीट करेगा ही एब्जॉर्ब होने के लिए, इसलिए द थर्ड answer is not correct. Then comes to the fourth one. The fourth one is an anti-malarial drug. Haloperidol is more extensively absorbed if taken with the food. It is also a right answer. So the answer is the third one. About acidic drug, true is अभी मैंने आगे बोला था कि एसिडिक ड्रग है वो ज्यादातर एसिडिक मीडियम होगा, तो एसिडिक मीडियम में ज्यादातर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्यों वो एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगा और बेसिक ड्रग क्यों बेसिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होंगे? और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या है, रिलीज ऑफ द H+ आयन, वो क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा और आयोनाइज फॉर्म में बन जाएगा। और जो बेसिक है, बेसिक ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेप्ट दी H+ आयन, जब वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कोई एक ड्रग ले रहा हूँ, इट इज इन एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर है और वो स्टमक में जाता है। तो स्टमक में आप देखते हैं तो स्टमक के अंदर तो जो एनवायरमेंट है इट इज ए एसिडिक एनवायरमेंट। अभी वहां पे एसिडिक एनवायरमेंट है तो उसका मतलब क्या होगा, स्टमक के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जब एसिडिक ड्रग वो कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा तो उसके पास भी H+ आयन देने को है, बट उसके आजू बाजू ही इतने सारे H+ आयन है, तो वो कैसे H+ आयन डोनेट कर पाएगा। अगर वो H+ आयन डोनेट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो उसकी वजह से स्टमक के अंदर से वो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वैसे ही बेसिक ड्रग का हम सोचते हैं कि अगर वो इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे बेसिक एनवायरमेंट रहता है, वहां पे बेसिक एनवायरमेंट रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पे H+ आयन होंगे ही नहीं। और बेसिक एनवायरमेंट में जब जाता है बेसिक ड्रग, वहां पे H+ आयन है ही नहीं, H+ आयन है ही नहीं, तो बेसिक ड्रग कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ H+ आयन। उसकी वजह से कोई भी H+ आयन एक्सेप्ट नहीं होगा तो इट विल बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्या होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए एसिडिक ड्रग कैन एब्जॉर्ब बाय द स्टमक और इन द एसिडिक मीडियम, एंड द बेसिक ड्रग्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन और इन ए बेसिक मीडियम। सो इसमें जो है, इसमें आंसर आएगा बेस्ड एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। तो इसमें आंसर आएगा बेस एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम। So the next question is a highly ionized drug. Highly ionized drug is excreted mainly in the kidney, can cross the placenta barrier easily, is well absorbed from the intestine, accumulate in the cellular lipids. अभी देखो पहला जो आंसर है, पहला आंसर आ सकता है इस excreted by the kidney। अभी कोई भी सरफेस के लिए जो है कोई भी ड्रग्स या जो भी चीज है वो ज्यादातर नॉन आयोनाइज रहना जरूरी है। अगर आयोनाइज ड्रग है वो किडनी के अंदर जाता है, मींस की नेफ्रॉन के अंदर, इट इज गोइंग इनटू द नेफ्रॉन। सो व्हेन इट गोज इनटू द नेफ्रॉन and it is unionized in form, so the surface of nephron it cannot absorb this type of molecule, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वो यूरिन के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। इसलिए यूजुअली ये आयोनिक ड्रग्स कैन एक्सक्रीटेट फास्ट, बट व्हेन कम्स टू दी अनआयोनाइज्ड ड्रग, अगर ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो अनआयोनाइज्ड है तो वो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वापस क्या चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। सो द आंसर फर्स्ट इज राइट। देन कम्स द सेकंड वन। The second one is
कैन क्रॉस द प्लासेंटा बैरियर इजीली, नहीं प्लासेंटा बैरियर कोई भी इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को अनआयोनाइज्ड फॉर्म सब्सटेंसेस क्रॉस नहीं कर पाता, वैसे ही ब्रेन वैसे ही प्लासेंटा का जो बैरियर है इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग्स और केमिकल्स। And the next one is well absorbed from the intestine. इसके बाद ये फोर्थ के बाद चर्चा करते हैं। Accumulates in the cellular lipids. अभी ये जो है cellular lipids के अंदर तो वो accumulate नहीं हो सकता। And the third point is A, it can be absorbed by the intestine. अभी देखो ये intestine का क्या है, अगर intestine के अंदर, अगर उसकी सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादातर बहुत सारी चैनल्स है, तो वो चैनल्स के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर अगर एब्जॉर्ब करने के लिए वो पोर्स ही नहीं है या तो फिर चैनल्स ही नहीं है, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन से वो क्या नहीं हो पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज नॉट ए रॉन्ग और नॉट ए राइट, बट इट इज नॉट true. So that's why the answer is A. The next question, acetyl salicylates and phenobarbital are better absorbed from stomach because of they are weak acid remains non-ionic in gastric pH, weak acid remain ionic in gastric pH, strong acid fully ionized in the gastric pH, weak base should be ionized at the gastric pH. अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इट इज बेटर एब्जॉर्ब, ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, अनआयोनाइज्ड होगा। वो जो भी ड्रग है वो क्या होता है, अनआयोनाइज्ड होता है। तो नॉन आयोनिक जो वाले जो भी ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन, फर्स्ट वन इज ए ऑप्शन। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर ड्रग जो है वो सब क्या है, वीक एसिड है या तो फिर वीक बेस है। इन एसिटाइलसिस्टीन एंड फिनोबार्बिटोन आर आल्सो वन टाइप ऑफ वीक एसिड, वो भी एक टाइप के वीक एसिड ही है। तो अभी वीक एसिड वाले ऑप्शन देखे तो उसमें से दो ऑप्शन, वीक एसिड फर्स्ट ऑप्शन एंड द सेकंड ऑप्शन। अभी सेकंड ऑप्शन में आप देखें तो वीक एसिड रिमेन्स आयोनिक इन गैस्ट्रिक पीएच। अगर ये जो आयोनिक अंदर रहता है, तो अगर आयोनिक रहेगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक में से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग और थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। और एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, जितना कोई भी एसिड या तो फिर ड्रग है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। और जितना वीक रहता है उतना वो जल्दी क्या नहीं हो पाता है, आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है। सो इसलिए द वीक एसिड एंड वीक आर नॉट फास्टली आयोनाइज्ड इन एनी मीडियम, वो जल्दी से कोई भी मीडियम होता है उसमें आयोनाइज नहीं हो पाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the answer is over, so it contains only the 10 questions. I hope you will I hope you will understand this question, and it is a very easy and basic question. ये basic question है और ये आपको जनरल फार्माकोलॉजी तो आपको पता ही होना चाहिए, और जितना जनरल फार्माकोलॉजी आपको पता होगा उतना आपको आगे के जो जितने भी दूसरे सब चैप्टर आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे या तो फिर यूट्यूब में भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।